हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। और बच्चे इस चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और यहीं से हम जो है रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट भी समझाएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो डायरेक्टिव कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों की डेफिनेशन यहाँ से हम क्रिएट कर पाएंगे। तो बच्चे बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली दो फोर्सेस का रेशियो है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो डेरिवेशन है वो बताता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब अगर हम दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे सेपरेटेड रखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, मान लीजिए अभी ये वैक्यूम में है। ठीक है, लेट द two charges are in vacuum। तो अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हैं तो वही देखिए, दो चार्जेस के बीच में कूलॉम फोर्स निकालने का फॉर्मूला पता है हमको। वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लगा देते हैं। और बच्चे इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अच्छा, मान लीजिए कि चार्जेस जो है मीडियम में है। नाउ सपोज द चार्जेस आर इन मीडियम। अभी किसी मीडियम में है, मीडियम हो सकता है वो एयर हो सकता है कि वो वाटर हो सकता है कि वो ऑयल हो। तो अगर वही दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं तब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स निकालेंगे हम मीडियम में। ठीक है, फॉर्मूला वही है हमारा 1/4 पाई। अब देखिए बच्चों, जो एप्सिलॉन नॉट था एक्चुअली यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्योंकि चार्जेस वैक्यूम में थे। अब यहाँ पे तो चार्जेस मीडियम में रखे हैं, तो फिर हम इसको एप्सिलॉन केवल लिखेंगे। ठीक है, हम सिंपल चेंज करेंगे इसका, वी विल राइट इट एप्सिलॉन। ठीक है, बाकी चार्जेस की वैल्यू पे और डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर इसको 2 मार्क कर देते हैं। तो हम इसमें इसका नाम हम रखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को भी डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनकी रिलेशन निकालना है। तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो when we divide, then what we get, F vacuum upon F medium। तो F vacuum कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, डिवाइड करेंगे F मीडियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों टर्म तो सेम ही हो गए। इधर से 4 पाई सेम है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 1/एप्सिलॉन नॉट आएगा। उसके बाद इसको हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये दो एक तरीके से परमिटिविटीज हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो बेसिकली ये दोनों का जो है रेशियो है, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं और हम बोलेंगे इसको, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। देखो बच्चों, रिलेटिव वर्ड हम तब लगाते हैं किसी भी क्वांटिटी के आगे जब वो दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो हो। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या पढ़ती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर दो परमिटिविटीज का रेशियो है ये।
तो परमिटिविटीज का रेशियो जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब हमने दोनों का एक तरीके से एक रिलेशन जो है उसको हमने एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी का एक और नाम भी है, इसको हम लोग लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये स्मॉल के लिख रहा हूं मैं, थोड़ा अलग लिखा रहा हूं उससे हम लोग, ठीक है। तो जो स्मॉल के है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका नाम हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसके को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हम यहां से चाहे तो हम रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अब सिंपल हो गया बच्चों हमारे लिए। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और अगर मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख दूँ तो ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और एफ वैक्यूम और एफ मीडियम के बीच में। तो अगर हम ये बोले कि भाई एफ की जो एप्सिलॉन आर है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो क्या है, तो बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, अच्छा हाँ एक चीज और है, इसको मैंने यहाँ पे रेस नहीं करना चाहिए, इसको भी मैं अभी यूज कर रहा हूँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, उनका रेशियो है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों की सेम डेफिनेशन है। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। देखो जब कोई चीज रेशियो में है तो रेशियो वर्ड लगाएंगे उसके आगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी दो क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है जिस मीडियम में वो है, उनका नाम आप बोलेंगे और इस तरीके से डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of absolute permittivity to the permittivity of free space, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डेफिनेशन कर सकते हैं क्रिएट, या फिर आप ये बोल दीजिए कि इट्स द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन कुछ भी बच्चों लर्न करनी ही नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपकी सीधा आपको फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ से आप ऑन द स्पॉट डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कभी ऐसा भी होगा भाई दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं और हमें उनके बीच में फोर्स निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से हम जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी को हम थोड़ा सा और वहाँ से हम एफ मीडियम की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी, तो यहाँ से बच्चों अगर मैं निकालूं एफ मीडियम, देन एफ मीडियम विल बी, जरा देखिए बच्चों एफ मीडियम निकालेंगे तो क्या होगा, एफ वैक्यूम और के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इट इज एफ वैक्यूम अपॉन के। अब एफ वैक्यूम आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके थे, तो वो था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब जब चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रहते हैं तो के से आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली एफ मीडियम का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो ये बच्चे आपका जो है फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया
और अब यहाँ पे जो k है इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चा इसका इसका जो इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू एयर के लिए तो ये होती है 1.0054 के आसपास, जो कि बहुत छोटी है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। ठीक है। स्मॉल के की वैल्यू अगर हम बात करें वैक्यूम, भाई वैक्यूम है फ्री स्पेस है तो 1 ही रहेगी। अगर हम इसकी बात करें अगर वाटर है, ठीक है, तो ये होगी 80। तो मीडियम टू मीडियम ये वैल्यू बदलती रहेगी। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कहा था बच्चों कि जो एक्शन जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है हमारी, उसकी वैल्यू डिपेंड करता है कि भाई मीडियम क्या है यहाँ पर। ठीक है। तो मीडियम के बदलने पर जो इन दोनों का रेशियो आएगा, हमारा परमिटिविटी से रेशियो आएगा, वो कहलाएगा डायरेक्टिव कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें पता है कि किस मीडियम में कितनी होगी। ठीक है। वैक्यूम में और अगर एयर है, देखिए बच्चे अगर वैक्यूम और एयर है तो वहां पर तो सीधा आपको 1 ही लेना है, क्योंकि ये वैल्यू 1 ही है, लगभग लगभग कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो वहां तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा आप लगा देंगे फॉर्मूला। और लेकिन वाटर है तो फिर आपको 80 से डिवाइड यहाँ पर करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इक्वल टू, चलिए इसको, हाँ तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। यहाँ से हमने पूरा सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है। तो जैसे किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एयर है, अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल अगर एयर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 लगाएंगे, है ना। तो देखिए स्मॉल के कितना होगा, 1 ही है ये, तो यहाँ 1 लगा देंगे। तो और देखिए इस टर्म की वैल्यू हमें पता है, ये कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, अब आप बचा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास कूलॉम का जो फॉर्मूला है वो मीडियम में निकल जाएगा, है ना। तो अगर अगर यहाँ पर मीडियम मान लीजिए मैंने एयर लिख दिया है, तो एयर के लिए फॉर्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है। वैक्यूम के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन अगर कोई और मीडियम हुआ इन दोनों के अलावा तो वैल्यू फिर बदल जाएगी। ठीक है। जैसे वाटर में देखो आप 80 आ रही है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो चार्जेस पहले रखे हुए हैं एयर में और फिर उनको रखते हैं हम वाटर में, मान लीजिए वाटर में रखने पर हमने वही डिस्टेंस ली है जो हमने एयर में रखी थी, मतलब चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस वही है जो उनकी एयर में थी, फिर हमने उनको रख दिया वाटर में, तो फोर्स जो है वो 1/80 टाइम हो जाएगा। देखिए क्योंकि जब ये इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे आप 80 तो 1/80 हो जाएगा, यानी फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे भाई, वहाँ पे अगर आप 80 लगाते हैं देन डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो फोर्स निकालेंगे वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे कि जो कूलॉम फोर्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशन भी डिस्कस करेंगे और इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी है। ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए तो हम टॉपिक बच्चों अब लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। पहले हम लोग कूलॉम लॉ की लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है। देखिए बच्चे कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन में बेसिकली हम बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि कूलॉम लॉ जो है बच्चे वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है। जैसे ये दो चार्जेस है, ठीक है, और इसका चार्ज Q1 है, इसका जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है। ये बहुत छोटे चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है। देखिए जो पॉइंट चार्जेस का मतलब बेसिकली इस बात से होता है कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनका जो साइज है, अगर उनका साइज उनके बीच में डिस्टेंस जो है उससे बहुत छोटा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए उनके बीच में और उनका अपना साइज बहुत छोटा होना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब हो सकता है कि अगर हम ऐसा ना हो मान लीजिए, लेकिन अगर हम उन दोनों चार्जेस से मान लीजिए अभी चार्ज बहुत पास पास रखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखिए इनका साइज बहुत कम है ना, तो डिस्टेंस अभी इनके बीच में ज्यादा ही कहेगी क्योंकि साइज के हिसाब से डिस्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। तो
कभी हम ये कह सकते हैं, जैसा मान लीजिए अगर कि चार्ज का साइज बड़ा हुआ, डिस्टेंस उतनी बड़ी नहीं है, तो वहां पर कूलॉम लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर उन्हीं चार्जेस को अगर हम बहुत दूर रख दें और हम डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दें तो फिर वो पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब बेसिकली इतना सा है कि पॉइंट चार्ज आप उन्हें कहेंगे जिनके चार्जेस का साइज उनकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, पॉइंट चार्ज का मतलब यहाँ पे एक्चुअली चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि जो हम डिस्टेंस देते हैं कूलॉम फोर्स में, वो हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर पॉइंट चार्ज होंगे तो सेंटर उनका उस पॉइंट में ही होगा, है ना, तो हमारे लिए इजी है सेंटर ढूंढना। लेकिन अगर उन बॉडीज का साइज बड़ा हुआ, ठीक है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है उनके बीच में, तो फिर वो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो फिर जो चार्ज होगा वो उनकी सरफेस पे रिसाइड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बीच में कुछ 3-4 पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हम पॉइंट इसमें ये लेते हैं कि द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस, अब देखिए पॉइंट चार्जेस अगर वो नहीं हुए तब क्या होगा, तो होगा क्या एक्चुअली, मान लीजिए अगर मैंने बड़े चार्ज ले लिए, ठीक है, मान लीजिए ये चार्जेस है, ठीक है, और इनके बीच में ये डिस्टेंस है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये आर है। अब जो आर डिस्टेंस है वो चार्जेस के साइज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, ऑलमोस्ट इक्वल जैसी लग रही है। तो अब इस केस में अगर हम चार्ज देंगे इन स्फीयर्स को, तो चार्ज कहाँ जाता है, चार्ज बच्चों हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है ना भाई। यहाँ पे देखिए चार्ज रिसाइड करेगा, इसका चार्ज यहाँ पे होगा। अब देखिए कूलॉम लॉ में, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स सब एक ही बात है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनमें वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना, उनको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो यही फोर्स सेंटर भी करा देती है, इनमें डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर दी जाती है। अब होगा क्या, अगर ये इन चार्ज का साइज ज्यादा है इनकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो चार्ज जो होता है बच्चे हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है। अब हम डिस्टेंस, ठीक है, हमें डिस्टेंस सेंटर से लेनी होती है, लेकिन चार्ज का साइज तो बहुत ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पे है। तो चार्ज यानी इस पार्टिकल से, देखिए ये चार्ज और ये चार्ज, तो कायदे में तो इसके बीच में डिस्टेंस ये होनी चाहिए, है ना, और यहाँ पे देखिए इनके बीच में डिस्टेंस ये वाली होनी चाहिए। लेकिन हम तो ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, लेकिन चार्ज तो यहाँ पर है ही नहीं, चार्ज तो सरफेस पे है ना भाई। लेकिन चार्ज कहाँ पर है, चार्ज तो सरफेस पे है, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, हम सेंटर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारी जो कूलॉम लॉ की है, जो कूलॉम लॉ का जो मतलब जो लिमिटेशन है वो यही है कि चार्ज जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने। देखिए अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए ये पॉइंट चार्जेस होते तो चार्ज बिल्कुल इनके सेंटर पे ही होता है ना, तो सेंटर पे ही अगर चार्ज है तो डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ चार्ज सेंटर पे है ही कहाँ, यहाँ तो चार्ज सरफेस पे आ रहा है। चार्ज तो बच्चे एक्चुअली सरफेस पे ही रिसाइड करता है। ठीक है, तो इस केस में हम कूलॉम लॉ को नहीं लगा पाएंगे जहाँ पर चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज हम नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा जो है इसमें ये है कि द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। जो चार्जेस है वो रेस्ट पे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो क्या होगा, और नहीं हुए तो क्या होगा। मान लीजिए कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप करता है, तो हम वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इजीली निकाल लेंगे। पर अगर चार्ज रेस्ट में नहीं हुआ, अगर चार्ज मोशन में हुआ, तो देखो बच्चों होगा क्या, जब चार्ज मोशन में हुआ तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट ही करता ही है। ठीक है, इसके अलावा चार्ज जो है अगर मोशन में हुआ तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। मतलब उस केस में चार्जेस में इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को ठीक तरीके से डिटरमाइन नहीं कर, क्योंकि वहां पे एक फोर्स और आ गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आ गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चार्जेस जो है वो रेस्ट में रहे, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाएगा कि चार्ज हमेशा रेस्ट में ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक तीसरा ये है कि जो
कूलॉम लॉ की जो एक और लिमिटेशन है वो ये आती है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस should not be less than 10 पावर माइनस 15 सेकेंड 15 मीटर। दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है 10 पावर माइनस 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे होगा क्या अगर डिस्टेंस इससे कम हो गई, ठीक है, तो इससे कम हो गई तो क्या होगा, जो इससे कम डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है भाई, ठीक है, न्यूक्लियर जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है 10 पावर माइनस 14 मीटर के ऑर्डर का। न्यूक्लियस का साइज बच्चों इतना होता है, ठीक है। अब इससे कम डिस्टेंस मतलब 10 पावर माइनस 15 आ जाएगी। अब इस डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इससे बड़ा कोई मतलब इससे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई फोर्स होता ही नहीं है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और कितना ग्रेटर है, 10 पावर 2, ठीक है, यानी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब 100 टाइम्स अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, सोचिए आप कि जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और वहां पर न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस है, देखिए यहाँ पर ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और भी होंगे। तो कहने को तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा प्रोटॉन के बीच में, लेकिन इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, कोई न्यूक्लियस के अगर अंदर आप जा रहे हैं तो डिस्टेंस ये वाली हो गई, तो यानी यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो डिस्टेंस तो बहुत कम हो गई, यानी न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वही शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, आप हमारी जो 12th की जो सेकेंड बुक है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियर एटम चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, ये नहीं कहो कि नहीं लग रहा है, वो भी लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, इस मतलब इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो भी 100 गुना स्ट्रॉन्गर है, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डिस्टेंस जब ये रहेगी, देखिए इससे कम डिस्टेंस अगर रहती है तब हम वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, तो इसलिए हम वहाँ पर इस कूलॉम लॉ को नहीं लगा सकते हैं। मतलब फोर्स वर्क कर रहा होगा बट उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कम डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है एक्चुअली वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे चलकर, तब आप थोड़ा बेटर जान जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कूलॉम लॉ की बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो गई। एक, द पॉइंट चार्जेस शुड बी द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेस क्योंकि अगर मोशन में होंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे। एक्चुअली होगा क्या, जब चार्ज मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स वहाँ काम करना शुरू कर देगा, दो फोर्स हो जाएंगे एक साथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस शुड नॉट बी लेस देन 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो हमें एक लिमिटेशन ये मिल गई, क्योंकि अगर इससे कम डिस्टेंस है तो न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे जो है बच्चे वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी जरूर बनता है, बच्चे पूछते भी हैं कि भाई अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं तो चलो ठीक है भाई, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट में है एक मोशन में है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चार्ज अगर जो है एक रेस्ट में है और एक मोशन में है तब हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तब कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है,
ठीक है। इस न्यूक्लियस में मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है, देखिए वो तो नहीं मूव कर रहा है ना, प्रोटॉन तो रेस्ट में है ना। ये प्रोटॉन देखिए कैसा है, तो ये तो रेस्ट में है, इस पे तो फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये मोशन में है, ये तो लगातार जो है ऑर्बिट में अपनी घूम रहा है। तो एक चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है और एक मोशन में है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए, भाई डिस्टेंस इससे ज्यादा होनी चाहिए, और वो तो यहाँ पे हो ही रही है, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है ना। अगर न्यूक्लियस के बाहर है फिर तो डिस्टेंस ये इससे ज्यादा ही आएगी, तब तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स वर्क करेगा, कोई इशू ही नहीं है ना। तो अगर दोनों चार्जेस रेस्ट में है तब तो कूलम्ब लॉ वैलिड है, एक रेस्ट में है एक मोशन में है तब भी वैलिड है। लेकिन अगर दोनों मोशन में है तब फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में कूलम्ब लॉ हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारी कूलम्ब लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी। ठीक है, अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यहाँ से इसका भी एक डेरिवेशन होगा पूरा। ठीक है, वो हम लोग करते हैं अभी। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो बेसिकली ये है कि अगर हमें किसी एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए अगर मुझे किसी एक चार्ज पे, मान लीजिए कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है Q1। ठीक है, तो और इस चार्ज के आसपास कुछ और चार्ज भी है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ Q1। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज Q2 है, यहाँ मान लेते हैं एक चार्ज हमारा जो है वो Q3 है। ठीक है, तो Q1 को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल की लोकेशन चाहिए तो हम इस पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, मतलब इसकी लोकेशन को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें जो हमारा जो तीसरा चार्ज है जो Q3 है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम R3 वेक्टर। ये देखिए जो पोजीशन वेक्टर ये आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ नई वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करें अगर हम Q2 वालों को, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास चार्ज Q1 था। ठीक है, Q1 के आसपास दो चार्ज और हैं, एक Q2 और एक Q3। जितने भी चार्जेस हैं सबका पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ कर दीजिए ओरिजिन से। Q1 का R1 वेक्टर, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब देखिए हमें जो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें मिलता क्या है, इससे हम किसी एक चार्ज पे बाकी के चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर Q1 पे, अगर मैं Q1 पे फोर्स निकालूं Q2 की वजह से, तो देखो फोर्स ऑन Q1 due to Q2 will be in this direction, both are positive, so I can write force on charge 1 due to charge 2. ठीक है, similarly I can find force on charge 3, I can find force on charge 3, sorry charge 1 due to charge 3। देखिए 1 और 3 के बीच में फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा। कि एक चीज और बच्चों हम मैं आपको बता दूं कि जो आप फोर्स निकालते हैं ना कूलॉम में, जैसे मैं यहाँ पर फोर्स निकाल रहा हूँ 1 पे निकाल रहा हूँ 2 की वजह से, तो कूलॉम फोर्स जो होता है वो लाइन जॉइनिंग के हमेशा अलाउ करता है। मतलब देखिए Q1 और Q2 की लाइन जॉइनिंग क्या है, यही तो है। तो फोर्स हमेशा ऐसे ही जाएगा, मतलब आप ये मत समझिए कि फोर्स किसी ऊपर या डाउनवर्ड लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर दो चार्जेस की लाइन जॉइनिंग हो रही है उसी के अलाउ हमेशा फोर्स लगता है। कूलॉम फोर्स हमेशा ऐसे ही लगता है। ऐसे ही देखिए Q1 और Q3 ये है, ये तो Q1 और Q3 की लाइन जॉइनिंग ये है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरीके से लाइन के अलाउ। ठीक, तो अच्छा हम Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस को हम R12 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा ये हो गया R12 वेक्टर। ऐसे ही Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस को हम
R13 लिख सकते हैं, तो ये हो गया बच्चों हमारा R13 वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम अब देखिए यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज Q1 रखा है वहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक F13 और एक F12। अब भाई इनका रिलेटेड कहाँ जाएगा, भाई ऑब्वियसली वो इनके बीच में जाएगा। अगर इनकी वैल्यू बराबर बराबर होती है तब तो इनके बीच में ही जाएगा ना। तो हम इसका जो है पेलुराम के लॉ से, पेलुराम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये F1 जो आएगा, this force will be the vector sum of F12 plus F13 and so on F1n। n का मतलब यहाँ पर एक जो कोई nth चार्ज होगा जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, उसके उसने जो भी फोर्स लगाया होगा चार्ज 1 पे उस सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब हमने चार्ज 1 पे 2 ने जो फोर्स लगाया, ये चार्ज 1 में चार्ज 1 पर चार्ज 2 ने फोर्स लगाया F12, चार्ज 1 पे चार्ज 3 ने फोर्स लगाया F13। ठीक है, ऐसे और भी इसके आसपास चार्ज होंगे अगर, ठीक है, तो उन सबको हमने यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और एक लास्ट चार्ज को अगर nth हुआ मान लीजिए, तो उसका भी हमने उसकी वजह से जो फोर्स लगा हुआ Q1 पे वो हमने उस पे लिख दिया। ठीक है, मतलब सबका वेक्टर सम करना है। अब देखिए वेक्टर सम करना बच्चों आपको आता है, क्लास 11 में पढ़ा है आपने। अगर हमें दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना हो तो भाई फॉर्मूला क्या होता है। अगर चलिए हमने ऐसे पढ़ा हुआ है फॉर्मूला 11 क्लास में, अगर दो वेक्टर ए और बी हो तो हम ए और बी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab cos थीटा, तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, तो यही हम यहाँ लगा देंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब आप ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से वेक्टर सम है सारे फोर्सेस का। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको शायद ना दिख रहा हो, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन F1n वेक्टर। ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम अभी जब हम बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वहाँ पे आप जैसे यहाँ पर अभी आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं, दो फोर्सेस दिख रहे हैं, देयर मे बी अ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग दिस चार्ज Q1। ठीक है, तो उन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे हम। रिजल्टेंट का तरीका यही है, ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर हम कंपोनेंट करके निकालेंगे, तो वो हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे डिस्कस। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये टॉपिक हो जाए पहले एक बार, फिर हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स में भी। तो हम निकालते हैं भाई फोर्स होगा कैसे कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें से पहले निकालते हैं कि F12 हमारा क्या होगा। मतलब हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसका नाम क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला F, चलो के की टर्म में लेते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा था भाई, जब हमने कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया था कि भाई ये क्या है वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो फॉर डायरेक्शन वी राइट आर कैप। क्योंकि हम F12 निकाल रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12। तो राइट हियर R12 स्क्वायर, राइट हियर R12 कैप, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट F13 के Q1। अब देखिए 1 2 निकाल रहे हैं तो Q1 Q2 आया, अब निकाल रहे हैं 1 3 तो Q1 के साथ में क्या आएगा यहाँ पर Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इनटू R13 कैप, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अदर फोर्सेस यू कैन फाइंड आउट। तो F1n वेक्टर आपका आ जाएगा K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इनटू R1n कैप। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालते जाएंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर F14 भी होगा इसके बीच में, F15 भी होगा। लास्ट जो स्टेप है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड अगर हम इससे करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा F1 वेक्टर इक्वल टू, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा K Q1। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं, Q1 इसमें भी आ रहा है, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, देखिए वो हमारा फॉर्मूला है ना, F1 वेक्टर इक्वल टू F12 प्लस F13 इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा हमारे पास Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी यूनिट वेक्टर भी आएगा यहाँ पर,
इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप एंड सो ऑन। लास्ट में Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू R1N कैप। तो जो वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। इस पर थोड़ा मैं वैल्यूज कर देता हूँ। तो ये आ गई वैल्यू। देखिए फिर क्या करना बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने F12 F13 F1N इनको ऐड किया, वेक्टर सम किया इनका, सीधा मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी डायरेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। कॉमन ये स्टेप निकाल दी क्योंकि ये सब में कॉमन आ रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद अगले स्टेप में, अब अगला स्टेप बच्चों इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जरा आप और ध्यान से जरा देखना, ठीक है। वो देखिए वो स्टेप मेन क्यों है, क्योंकि उसपे हम लोग क्लास 11 का वेक्टर एडिशन वगैरह लगाने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा कि क्लास 11 में वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया आपने, तो हम उसे लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखिए बच्चों कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा होगा कि भाई एक वेक्टर R2 वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर है हमारा R12 वेक्टर, एक वेक्टर R2 वेक्टर, एक वेक्टर R12 वेक्टर, और उसके बाद ये क्या है इनका रिजल्टेंट जो इनको कंप्लीट कर रहा है। तो R2 वेक्टर भाई जैसे आपको याद दिलाऊं 11th क्लास में क्या करा था आपने, जैसे मान लीजिए अगर भाई मेरे पास एक वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, मैंने क्या करा है वेक्टर A की हेड को वेक्टर B की टेल से जोड़ दिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये तो बनेगा भाई दिस इज कॉल्ड R वेक्टर, है ना। तो R क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यही किया आपने क्लास 11 में वेक्टर टॉपिक में। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, और क्योंकि ये रिजल्टेंट है तो इसको इक्वल करेंगे R1 वेक्टर। क्या हम यहाँ से R12 वेक्टर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा ये R1 वेक्टर माइनस R2, भाई R12 निकालना है ना, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो हम R12 को इस तरीके लिख सकते हैं। अच्छा हम चाहें तो भाई R12 अगर क्या निकालना चाहते हैं, अच्छा देखो बच्चों किसी भी यूनिट वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इसका तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। यूनिट वेक्टर मतलब होता है द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब R12 वेक्टर क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ लिख दीजिए इसको। अपॉन क्या है मॉड है, तो मॉड में क्या हो जाएगा मॉड R1 वेक्टर माइनस मॉड R2 वेक्टर। तो R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए ये हम लिख क्यों रहे हैं, ये सब कुछ हम लिख रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर इन डायरेक्शंस को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे R12 कैप यहाँ लिखा हुआ है तो हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे इस टर्म से। ऐसे R12 स्क्वायर लिखा है तो हम इसको यहाँ से इससे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे मैंने अभी R12 के लिए निकाला है, अब मैं चाहूंगा तो मैं R13 के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए R13 के लिए चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, वही बात है R3 वेक्टर, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा प्लस R13 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगाया था सेम आप इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो वही आंसर आपका आएगा, है ना। मतलब उस तरीके से ही आप निकाल सकते हैं। तो R13 भी निकल जाएगा यहाँ से, तो हम इसको क्या निकाल ले रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको जरा वहां पर इस वाली इक्वेशन में इसको या इस वैल्यूज को मैं यूज कर रहा हूँ। तो F1 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा K Q1 ब्रैकेट में Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। देखिए R12 स्क्वायर है ना बच्चे, तो R12 स्क्वायर ये है हमारे पास कितना है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू R12 कैप है, तो R12 कैप क्या आ गया ये है R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का, ठीक है, मॉड। अच्छा यहाँ पे जो है R1 माइनस R2 ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। वैसे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ देखिए आप ये जो साइड है ये सबसे बड़ी साइड है ना, तो R1 में से अगर आप R2 माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा।
तो इस पे हम मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। हम इस पे ना बच्चों मॉड भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना है। तो हम इस पे मॉड लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इनटू, अच्छा R13 स्क्वायर को भी रिप्लेस करते हैं इस तरीके से, क्या बन जाएगा R1 माइनस R3 का स्क्वायर इनटू मॉड में R1 माइनस R3, ठीक है, और डायरेक्शन यहाँ देखिए R1 माइनस R3 का वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हम एंड सो ऑन लास्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, Qn अपॉन R1 माइनस Rn वेक्टर का स्क्वायर इनटू R1 माइनस Rn वेक्टर अपॉन मॉड R1 माइनस Rn का मॉड, ठीक है। ये स्टेप हमारा बन जाएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब है इसको आगे हम थोड़ा सा और अगर यहाँ पे रिप्लेस कर लें तो ये इसको अगर हम देखिए यहाँ पे मॉड है और एक स्क्वायर भी हमने यहाँ लगा रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा F1 वेक्टर विल बी K Q1 और ब्रैकेट हमारी ऐसी रहेगा Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2, देखिए स्क्वायर है और एक 1 पावर ये है, तो Q बन जाएगा इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन मॉड R1 माइनस R3 का क्यूब इनटू R1 माइनस R3 अपॉन, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिख दिया ऑलरेडी, प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन मॉड R1 माइनस Rn, ठीक है, इसका क्यूब इनटू मॉड R1 माइनस Rn, ठीक है। तो ये हमारा एक मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वैसे इसको अभी हम आगे और सिंप्लीफाइड भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जब इसको आगे जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम इसमें जो है भी इसको हम एक समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए समेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 वेक्टर इक्वल टू K Q1, अच्छा मैं यहाँ पर सिग्मा लगा रहा हूँ, सिग्मा I इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं 2 यूज करूंगा मैं। देखिए सिग्मा का मतलब होता है सम करना, ठीक है, ऐड करना। तो मैं लिखता हूँ Q, देखिए Q2 है ना यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ QI, क्योंकि I के जब मैं लगाऊंगा 2 तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा भाई, ठीक है। नीचे मॉड में क्या है R1 माइनस RI, ठीक है, in place of 2 I will write I because I can put I equal to 2 here, okay, then I will get the same expression here, okay। now so R1 वेक्टर माइनस और R2 क्या बन जाएगा RI, ठीक है। तो जहां जहां पे 2 है वहां पर हमने I लगा दिया, क्योंकि हमने I को 2 से स्टार्ट किया ना भाई, यहाँ पे 2 से स्टार्ट, तो हम जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे आप 2 लगाएंगे तो ये स्टेप आएगा, देखिए पहला स्टेप ये आना शुरू हो जाएगा, फिर सिग्मा लगाया मतलब फिर आप प्लस साइन लगाएंगे, सिग्मा मतलब होता है ऐड करना, समेशन, फिर प्लस साइन लगाएंगे और I इक्वल टू 3 यूज करेंगे, तो आएगा R1 माइनस R3, यहाँ आएगा R1 माइनस R3 वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर भी आएगा, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे से स्किप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो इफ यू यूज I इक्वल टू 3 तो ये स्टेप आ जाएगा, एंड एट लास्ट आप जब यूज करेंगे I इक्वल टू n तो ये स्टेप मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं उसको बोर्ड के पर्पज से, तो इस लॉ का डेरिवेशन तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल में हम बच्चों इसी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेरिवेशन जानना जरूरी है, सिर्फ इस पर्पज से नहीं कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वहाँ पे नहीं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन
न्यूमेरिकल के पर्पज से, तो ये बेस है उस उन सारे न्यूमेरिकल्स का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे ना जिसमें एक चार्ज के आसपास कई सारे चार्ज दिए होंगे और आप एक चार्ज पे बाकी के चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकालोगे, देन यू विल हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहीं पर भी अगर एक चार्ज है और बाकी के चार्जेस की वजह से उस पर आप नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन ट्रायंगल बेस्ड आएंगे, ट्रायंगल पे 3 चार्ज दिए होंगे या स्क्वायर पे दिए होंगे 4 चार्जेस, कुछ कई कभी सेंटर पे भी दिया होता है, तो वो कई तरह के मतलब कंडीशन इस पे बन सकती हैं। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में जो है बच्चों मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसमें जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन भी होंगे, तो मैं सबका आपको एक कॉम्बिनेशन डाल दूंगा। बोर्ड के पर्पज से भी है ये इंपॉर्टेंट और ये आपको जेईई मेंस और नीट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं।